हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 3 धारा विद्युत के भाग 5 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक्स है संवहन वेग या अनुगमन वेग, संवहन वेग एवं का व्यंजक, संवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध तथा गतिशीलता। ये सभी टॉपिक्स 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन्हें प्रायः लघुत्तरीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं संवहन वेग से। संवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग, संवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग या संवहन वेग या अपवाह वेग किसी चालक के अंदर बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है। जब तक किसी चालक के सिरों पर या सिरों के बीच बाहरी विभवांतर या बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है, तब तक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बर्तन में स्थित गैस के अणुओं के समान अनियमित ढंग से गतिशील होते हैं। अर्थात चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी खास दिशा में गमन नहीं होता, इसलिए विद्युत धारा शून्य होती है। परंतु जब बाहरी विद्युत क्षेत्र चालक के सिरों के बीच आरोपित किया जाता है, अर्थात चालक को किसी डीसी बैटरी के धन तथा ऋण ध्रुवों से जोड़ दिया जाता है, अर्थात विभवांतर चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र या आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत चाल से, जिसका मान काफ़ी कम होता है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, तो इस चाल से इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं और इसी वेग को इलेक्ट्रॉन के बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों के इसी औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग या संवहन वेग कहा जाता है। तो इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर लें। बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, अर्थात जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, बैटरी से उसको चालक के दोनों सिरों को जोड़ दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग
इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग को संवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। संवहन वेग कहा जाता है। संवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग का संकेत, इसका संकेत VD होता है। VD लिख करके उस पर तीर का निशान, संकेत अपवाह वेग का VD वेक्टर, VD सदिश। इस डिफिनेशन को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जिससे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। संवहन वेग की परिभाषा है बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के अंदर आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग को संवहन वेग कहा जाता है। संवहन वेग का संकेत VD वेक्टर, VD सदिश होता है। अब संवहन वेग का व्यंजक या संवहन वेग का विद्युत क्षेत्र के, आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होगा, यह मालूम करना है। तो अनुगमन वेग का व्यंजक VD वेक्टर इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन स्मॉल m इंटू टॉ। इस सूत्र का निगमन करना है, इस सूत्र को व्युत्पन्न करना है, जो कि संवहन वेग का सूत्र है। यह संवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता है। संवहन वेग का सूत्र और यह सूत्र, जैसा कि मैंने बतलाया, संवहन वेग तथा बाहरी विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध बतलाता है। और यह सूत्र होगा जिसे निगमन करना है, जिसे व्युत्पन्न करना है, VD इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन स्मॉल m इंटू टॉ। जहाँ स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई वेक्टर आरोपित बाहरी विद्युत क्षेत्र है, चालक के सिरों के बीच आरोपित, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा टॉ शीतलन काल है, शीतलन समय या शांति काल। अब शीतलन काल क्या है, शांति काल क्या है? बाहरी विद्युत, चालक के सिरों पर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, चालक के सिरों के बीच बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट, गमन करते हैं। और इस क्रम में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से, चालक के धन आयनों से टकराते हैं। और टकराने के क्रम में जो इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेलेरेशन, जो त्वरण प्राप्त करता है, उसे लूज कर देता है, उसे खो देता है। लेकिन फिर विद्युत क्षेत्र आरोपित है चालक के सिरों के बीच में, तो जो एक्स्ट्रा वेग, जो अतिरिक्त वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त करता है, उसको वह खो देता है, लूज कर देता है जब वह चालक के अंदर धन आयन से टकराता है। लेकिन चूँकि बाहरी विद्युत क्षेत्र चालक के सिरों के बीच कंटिन्यू रहता है, बरकरार रहता है, बना हुआ रहता है, इसलिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फिर से त्वरित होता है और पुनः जाकर के फिर से किसी दूसरे धन आयन से जाकर टकराता है, फिर से अपना जो अतिरिक्त वेग वह प्राप्त करता है, फिर से लूज करता है, फिर से उसे खो देता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग का जो मान होगा वह काफ़ी कम होता है। तो दो लगातार टक्करों के बीच, दो लगातार टक्कर का मतलब इलेक्ट्रॉन का धन आयनों से दो लगातार टक्करों के बीच जो समय अंतराल होता है, अल्प समय अंतराल होता है या औसत समय अंतराल होता है, उसे शीतलन काल या शीतलन समय या शांति काल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस सूत्र का निगमन करना है, VD इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन स्मॉल m इंटू टॉ, जो कि संवहन वेग का सूत्र है।
और इसके लिए इस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए माना कि किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, मतलब आरोपित बैटरी जोड़ने से आरोपित विभवांतर भी है, तथा इसके कारण बाहरी विद्युत क्षेत्र चालक के सिरों चालक के सिरों के बीच बाहरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा चालक के धन सिरे से, चालक का जो सिरा धन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वह धन विभव पर होगा, तथा दूसरा सिरा जो चालक के ऋण चालक का दूसरा सिरा जो बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्टेड होगा, संयोजित होगा, वह ऋण विभव पर होगा। इस प्रकार बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है चालक के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, मतलब चालक के धन विभव से ऋण विभव की ओर बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ई वेक्टर की दिशा होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, गमन करता है बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वह बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है इसके विपरीत। ये VD हो गया चित्र 1। ये इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m सपोज किया जाए, आवेश स्मॉल e है जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता। अब बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, मतलब चालक के दोनों सिरों को बैटरी के धन ध्रुव से तथा ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, जिससे कि चालक का एक सिरा जो बैटरी के धन ध्रुव से संयोजित होता है वह धन विभव पर तथा दूसरा सिरा ऋण विभव पर होता है। तो इस प्रकार एक बाहरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है चालक के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन अब अनियमित गति न कर, वैसे तो बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है चालक के सिरों के बीच, तो वो इलेक्ट्रॉन अनियमित ढंग से गतिशील होता है, किसी खास दिशा में उसका वेग इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं होता है, इसलिए विद्युत धारा शून्य होती है। लेकिन जैसे ही बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार बाहरी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल भी कार्य करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन पर जो क्रियाशील बल होगा विद्युत क्षेत्र में, वह स्मॉल e × कैपिटल E, और चूँकि दिशा उसकी चूँकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो ऋण आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र में कोई ऋण आवेशित कण अगर गतिशील होता है तो उस पर क्रियाशील बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पर सपोज किए हैं कि माना कि किसी चालक के अंदर m द्रव्यमान एवं स्मॉल e आवेश, विद्युत आवेश स्मॉल e है, आवेश का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र, चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में VD वेग से गमन करता है, औसत वेग से गमन करता है। उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के विपरीत दिशा में VD वेग से गमन करता है, ड्रिफ्ट करता है, गमन करता है। और विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो क्रियाशील बल होगा उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, मतलब अनुगमन वेग की ही दिशा में होगी। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन की दिशा में ये उस पर बल क्रियाशील होगा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। इसलिए बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के अंदर गमन करने वाले VD वेग से, अनुगमन वेग से गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्रियाशील बल F =
Q इंटू ई होता है। अगर कोई आवेश Q बाहरी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के प्रभाव में, बाहरी विद्युत क्षेत्र ई में ई वेक्टर में स्थित होता है तो उस पर बल क्रियाशील होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई वेक्टर। लेकिन धन आवेशित कण पर अगर आवेश धन आवेशित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र में क्रियाशील बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की अनुरेख होती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। लेकिन ऋण आवेशित कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है यहाँ पर, तो उस पर क्रियाशील उस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉन पर क्रियाशील बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। इसलिए F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश असमौली होता है और विद्युत क्षेत्र ई सदिश है, ई वेक्टर। और चूँकि इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, चूँकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्रियाशील बल हो गया F इक्वल टू माइनस स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, गुना कैपिटल ई वेक्टर जो कि आरोपित विद्युत क्षेत्र है। अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम से, चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में त्वरित भी होता है, त्वरित होकर गतिशील हो रहा है, तो न्यूटन गति का दूसरा नियम से बल इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण। तो चूँकि F इक्वल्स टू न्यूटन गति का दूसरा नियम से F इक्वल्स टू m इंटू ए, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा a त्वरण है। ये समीकरण 2 हो गया F इक्वल टू m न्यूटन गति का दूसरा नियम से। अब दोनों समीकरण से, समीकरण 1 एवं 2 से ma इक्वल्स टू, दोनों F ही है, बल ही है, तो 1 एवं 2 से यहाँ पर समीकरण 1 में F की जगह ma रखने पर, तो 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई वेक्टर अपॉन m अपॉन एम ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, माइनस ई इंटू ई, एम इंटू ए इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू ई वेक्टर। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 के बाएं पक्ष में f का मान न्यूटन गति का दूसरा नियम से जो सूत्र है बल का m इंटू ए रखने पर एम ए इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, इसलिए त्वरण, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वह मालूम हो गया यहाँ, a इक्वल टू माइनस सी ई वेक्टर, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, माइनस ए इक्वल्स टू ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन m, और इसे समीकरण 3 मान लिया जाए, इक्वेशन नंबर 3। अब इलेक्ट्रॉन को औसत वेग को, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। यहाँ पर वेग जो है, इलेक्ट्रॉन का वेग कैसा है, औसत वेग है। और हमने पहले ही बतलाया कि जब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर ड्रिफ्ट करता है, गतिशील होता है, गमन करता है बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो वह चालक के अंदर उपस्थित धन आयनों से भी टकराता है। और इस क्रम में दो लगातार टक्करों के बीच जो समय अंतराल होता है, इलेक्ट्रॉन का धन आयनों से दो लगातार टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को शीतलन काल या शीतलन समय या शांति काल कहा जाता है, जिसे टॉस सिंबल से सूचित किया जाता है। तो इसलिए त्वरण ए इक्वल टू वी डी अपॉन, वेग परिवर्तन की दर है तो वी डी अपॉन टॉ हो जाएगा। इसलिए चूँकि त्वरण ए, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए इक्वल्स टू वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा समय, तो वेग हो जाएगा औसत वेग इलेक्ट्रॉन का, और जो समय है वह औसत समय अंतराल टॉ हो गया, ए इक्वल टू वी डी बाई टॉ। अब समीकरण 3 के बाएं पक्ष में LHS में ए की जगह वी डी बाई टॉ रख देंगे, तो ये 4 मान लिया जाए इसे, त्वरण का ए इक्वल टू वी डी अपॉन टॉ को समीकरण 4 मान लेते हैं। अब 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से ए की जगह यहाँ समीकरण 3 के बाएं पक्ष में वी डी अपॉन टॉ इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर जो कि विद्युत क्षेत्र है अपॉन m, देयरफॉर वी डी इक्वल्स टू, अब हम लोगों को मिल गया व्यंजक अनुगमन वेग का, वी डी इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन m इंटू टॉ, और यही व्यंजक है, यह सूत्र है अनुगमन वेग का या संवहन वेग का या अपवाह वेग का, समीकरण 5। तो यह संवहन वेग का सूत्र है वी डी इक्वल टू माइनस
स्मॉल ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टॉ, जहाँ टॉ क्या है, टॉ शांति काल या शीतलन समय है या शीतलन काल है। टॉ हो गया श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम अंग्रेजी में, श्रांति काल या शीतलन समय, रिलैक्सेशन टाइम। कभी कभी शीतलन काल को भी परिभाषित करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं में, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। शीतलन काल क्या है, तो शीतलन काल चालक के अंदर बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन द्वारा धन आयनों से दो लगातार टक्करों के बीच औसत समय अंतराल है, जिसको टॉ सिंबल से सूचित किया जाता है। अब संवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध सूत्र है VD इक्वल टू VD सदिश VD वेक्टर इक्वल टू I अपॉन NEA। तो इस सूत्र का निगमन के लिए, इस सूत्र को स्थापित करने के लिए, मतलब संवहन वेग और विद्युत धारा में सूत्र को स्थापित करने के लिए माना जाए कि एक चालक है जिसकी लंबाई L है और इसके सिरों को एक बैटरी, DC बैटरी के धन तथा ऋण ध्रुवों से जोड़ा गया है, जिससे चालक का बायां सिरा धन विभव पर तथा दायां सिरा ऋण विभव पर होगा। सपोज किया जाए कि यह चालक का बायां सिरा C है और दायां सिरा D है। इसके कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने से भी सप्लाई वोल्टेज की बैटरी भी विभवांतर आरोपित किया गया है। बैटरी का सप्लाई वोल्टेज भी है, आपूर्ति वोल्टेज भी है, इसलिए आरोपित विभवांतर चालक के सिरों पर भी है, जबकि चालक की लंबाई L है। इसलिए चालक के अंदर उत्पन्न चालक पर आरोपित बाहरी विद्युत क्षेत्र E है, E वेक्टर है, जिसका मान हो जाएगा E इक्वल टू V/L। चालक पर आरोपित बाहरी विद्युत क्षेत्र का मान E इक्वल टू विभवांतर बटा लंबाई V/L। अब माना कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, मतलब चालक के अंदर चालक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व मान लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चालक के अंदर संख्या घनत्व स्मॉल n है, तो चालक के अंदर उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू V। ये इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के अंदर n इंटू V, जहाँ n क्या है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है, चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और V क्या है, चालक का आयतन है, और आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुने लंबाई। चालक का आयतन क्षेत्रफल A, सपोज किया जाए चालक का क्षेत्रफल A है, माना जाए कि चालक का क्षेत्रफल A है, लंबाई तो हमने L यहाँ माना ही है, तो NA इंटू L, जहाँ V चालक का आयतन है, क्षेत्रफल गुने लंबाई, N इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है, और कैपिटल N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल संख्या, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैपिटल N निकल गया, N इक्वल टू N इंटू V, स्मॉल n इंटू V इक्वल टू स्मॉल n A इंटू L। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल संख्या हो गई। समीकरण 2। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश होता है Q इक्वल टू N इंटू E। आवेश क्वांटीकरण से हम जानते हैं, इसलिए चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q इक्वल टू N इंटू E। अब समय अंतराल कितना होगा, समय अंतराल हम मालूम कर लें। समय अंतराल, चालक की लंबाई L है, औसत वेग से अनुगमन वेग से गतिशील, चालक के अंदर अनुगमन वेग या औसत वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉनों को चालक की कुल लंबाई से गुजरने में जो लगा
औसत समय अंतराल है वह T=L/Vd। तो चालक इलेक्ट्रॉन को चालक के पूरी लंबाई कवर करने में, पूरी लंबाई को तय करने में लगा समय समय दूरी बटा चाल L/Vd और Vd है L/Vd। और यहाँ पर Vd क्या है? अनुगमन चाल है, L/Vd। इसे समीकरण 4 मान लिया जाए। यह समय हो गया, समय अंतराल हो गया। माने इलेक्ट्रॉन को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के अंदर गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन को चालक की पूरी लंबाई L को पार करने में, L से गुजरने में लगा समय। तो समय हो गया T=L/, चूँकि चाल दूरी बटा समय होता है, इसलिए समय दूरी बटा चाल L/Vd। अब हमको मालूम करना है चालक से प्रवाहित होने वाली धारा। देखा जाए बाहरी परिपथ में चालक धारा I प्रवाहित हो रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा के विपरीत है। और इस धारा को, यह धारा चिरसम्मत धारा कन्वेंशनल करंट कहलाती है, जो कि विद्युत क्षेत्र, चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत है। इस धारा का नाम चिरसम्मत धारा कन्वेंशनल करंट है। तो किसी भी सर्किट में जो धारा दर्शाई जाती है वह चिरसम्मत धारा ही है, जो कि इलेक्ट्रॉन के गमन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो धारा कितना होगा? चालक से प्रवाहित होने वाली धारा या परिपथ में बहने वाली धारा जो होगी, विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित धारा हो गई। चालक से प्रवाहित धारा I होता है चार्ज बटा आवेश प्रवाह की दर Q बटा समय। प्रवाहित धारा I आवेश प्रवाह की दर। T समय में अगर Q आवेश प्रवाहित होता है तो इकाई समय में चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी I=Q/T। और यहाँ Q है N/E और N का मान है स्मॉल n A/L NE/T=L/Vd और N का मान है NaL/E/L/Vd। L से L कैंसिल हो गया। अब हमें रिलेशन मालूम हो गया विद्युत धारा और अनुगमन वेग या संवहन वेग के बीच में। Vd ऊपर चला जाएगा तो I=N, L से L कैंसिल हुआ है, NaE/Vd। यहाँ Vd अनुगमन वेग का मापांक है, अनुगमन चाल है, इसलिए Vd=I/NaE, जहाँ N इलेक्ट्रॉन का, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है, चालक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A चालक का क्षेत्रफल है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा I विद्युत धारा है। यही संबंध है अनुगमन चाल तथा विद्युत धारा के बीच में। Vd=I/NaE और I/A धारा घनत्व होता है, तो I/A को J भी लिखा जा सकता है, J/NE। J एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत दिशा में, अर्थात बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है या I की दिशा में होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत क्षेत्र की चिरसम्मत धारा की दिशा में होती है, जो कि धन आवेश वाहकों के कारण होती है। तो ये अनुगमन वेग का मापांक, अनुगमन चाल का व्यंजक हो गया Vd=I/NaE और I/A को J लिख दिया। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो Vd वेक्टर यहाँ दे देंगे। अनुगमन वेग हो गया, अनुगमन वेग का मापांक चाल हो गया, तो जिसे केवल Vd संकेत से सूचित किया जाता है। तो यह अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा I में संबंध है तथा यह अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में भी संबंध को बतला रहा है, जहाँ I/A=J है धारा घनत्व। किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। तो यही व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है, जो हमें मालूम करना है। और इस व्यंजक को प्रायः पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध Vd=I/NEA स्थापित करें। अब अंत में गतिशीलता। किसी पदार्थ में आवेश वाहकों की गतिशीलता इकाई परिमाण के विद्युत क्षेत्र द्वारा, आरोपित विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न अपवाह वेग का मान है।
अतः गतिशीलता अपवाह वेग या संवहन वेग का मान तथा विद्युत क्षेत्र का परिमाण का अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले गतिशीलता, और गतिशीलता का संकेत म्यू है। गतिशीलता आवेश वाहकों, जैसे चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, तो चालक के अंदर गतिशीलता केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जबकि अर्धचालकों में गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों तथा छिद्रों, इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों के कारण होती है। तो गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है तथा छिद्रों की भी हो सकती है। तो कुल मिला के आवेश वाहकों की किसी पदार्थ में, चालक में गतिशीलता केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, लेकिन अर्धचालक में गतिशीलता छिद्रों तथा होल्स तथा इलेक्ट्रॉनों की कारण होती है। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा सबसे पहले लिखना है। तो किसी पदार्थ में आवेश वाहकों की, किसी पदार्थ चालक या अर्धचालक कोई हो सकता है, किसी पदार्थ में आवेश वाहकों की, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बतलाया। आवेश वाहकों की गतिशीलता अपवाह वेग का वह मान है, अपवाह वेग का वह मान है जो उसके द्वारा आरोपित इकाई विद्युत क्षेत्र, उसके द्वारा जो आवेश वाहकों के द्वारा इकाई विद्युत क्षेत्र के परिमाण, इकाई विद्युत क्षेत्र के परिमाण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्योंकि चालक के सिरों के बीच बाहरी विद्युत क्षेत्र के आरोपित करने पर ही इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग को या अनुगमन वेग को या संवहन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहा जाता है। तो जो उसके द्वारा, जो आवेश वाहक के द्वारा इकाई विद्युत क्षेत्र के परिमाण द्वारा प्राप्त होती है। इसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ। किसी पदार्थ में आवेश वाहकों की गतिशीलता अपवाह वेग का वह मान है जो उसके द्वारा इकाई विद्युत क्षेत्र के परिमाण द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात गतिशीलता क्या है? अपवाह वेग का मान तथा विद्युत क्षेत्र का परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात अपवाह वेग का परिमाण एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र, चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र या पदार्थ के सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का परिमाण का अनुपात आवेश वाहकों की गतिशीलता कहलाता है। और गतिशीलता का संकेत म्यू, इसका संकेत म्यू होता है। इसलिए गतिशीलता म्यू इक्वल टू अपवाह वेग का मान VD अपॉन विद्युत क्षेत्र का मान कैपिटल E, दोनों का अनुपात हो गया। कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि अपवाह वेग और शीतलन समय या शांति काल के बीच क्या संबंध है।
या गतिशीलता ताप पर कैसे निर्भर करती है, ताप से किस प्रकार से संबंधित है, ताप पर माने ताप का प्रभाव गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव होगा, ताप बढ़ने से गतिशीलता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो इसका उत्तर गतिशीलता का शीतलन काल से संबंध प्राप्त करने पर मिल सकता है। तो चूँकि वी डी इजकल टू अपवाह वेग का या संवहन वेग का परिमाण वी डी इजकल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एम बाई टॉ होता है, तो यहाँ पर वी डी के जगह ये तो सूत्र हो गया गतिशीलता का पहला सूत्र। अब चूँकि अपवाह वेग का मान जो होता है वी डी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर एम इंटू टॉ होता है, इसलिए वी डी इक्वल्स टू अपवाह वेग का मान अपवाह चाल हो गया वी डी इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ। तो ये चूँकि अपवाह वेग का अपवाह चाल का मान हो गया, अपवाह वेग का व्यंजक अपवाह चाल का व्यंजक हो गया। अब समीकरण 1 में जो गतिशीलता का सूत्र है म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, इसमें इसको रख दिया जाए वी डी का मान, इसलिए इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। तो समीकरण 1 एवं 2 से म्यू इक्वल्स टू वी डी के जगह पर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल एम इंटू टॉ, ये वी डी का मान हो गया, वी डी का सूत्र। और अपॉन कैपिटल ई, यहाँ पर कैपिटल ई है गतिशीलता का सूत्र में, तो डिवाइडेड बाई कैपिटल ई, तो कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल हो गया। तो ये दूसरा सूत्र हो गया जो शीतलन काल के या शांति काल के रूप में है, या गतिशीलता तथा शांति काल के बीच संबंध दर्शाता है। तो इस सूत्र को भी प्रायः पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। ये समीकरण 3 है जो कि गतिशीलता तथा शीतलन काल के बीच संबंध बतलाता है, और इससे स्पष्ट है कि गतिशीलता म्यू समानुपाती हो गया टॉ के, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का व्युत्क्रमण अनुपाती है, मतलब आवेश वाहक के द्रव्यमान का व्युत्क्रमण अनुपाती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो उसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी। छिद्र चूँकि धन आवेश वाहक होते हैं तो उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होता है, तो छिद्रों की गतिशीलता का मान इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से, क्योंकि द्रव्यमान अधिक होता है धन आवेश वाहकों का, तो छिद्रों की गतिशीलता का मान इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होगा, मतलब म्यू एच इज स्मॉलर दैन म्यू ई। और यहाँ पर म्यू प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब शीतलन काल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमण अनुपाती है। तो इससे स्पष्ट है कि अगर ताप बढ़ेगा, चालक कभी कभी पूछता है कि गतिशीलता ताप बढ़ने पर गतिशीलता पर क्या प्रभाव होगा, तो ताप बढ़ने पर क्या होगा, ताप बढ़ने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी धन आयनों से चालक के अंदर धन आयनों से टकराते हैं, जिससे कि औसत समय अंतराल शीतलन काल का मान घट जाता है। शीतलन काल का मान ताप बढ़ने से घटेगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी धन आयनों से टकराते हैं। तो ऐसी स्थिति में शीतलन काल का मान ताप बढ़ने से घटता है, इसलिए चूँकि म्यू समानुपाती टॉ के है, इसलिए शीतलन काल का मान घटेगा तो गतिशीलता का मान भी घटेगा। इसका उत्तर यह हुआ कि ताप बढ़ने से आवेश वाहकों की गतिशीलता घटती है, चूँकि शीतलन काल भी घट जाता है, औसत समय अंतराल घट जाता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ने से चालक के या पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जैसे चालक का जहाँ तक सवाल है, तो इलेक्ट्रॉन धन आयन से जल्दी जल्दी टकराते हैं, और जल्दी टकराएगा तो समय अंतराल घटेगा, जल्द ही वह माने देरी नहीं होगी, और तो उसमें क्या होगा, समय अंतराल घट जाएगा, तो शीतलन काल ताप बढ़ने से घटता है तो गतिशीलता भी घटती है। तो इस लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आंसर हो गया। और अनुगमन चाल ये गतिशीलता का और शीतलन काल के साथ संबंध यह भी पूछता है, तो इसका भी उत्तर मिल गया म्यू इक्वल टू स्मॉल ई टॉ अपॉन एम, जहाँ एम द्रव्यमान है, आवेश वाहक चालक के लिए आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है तो एम ही हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अब धन आवेश वाहकों के लिए गतिशीलता का सूत्र हो जाएगा म्यू इक्वल टू, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं म्यू इक्वल टू धन आवेश वाहक के लिए, होल्स के लिए जो छिद्र हैं, खास करके अर्धचालक के केस में, अर्धचालक के केस में आवेश वाहक दोनों होते हैं, छिद्र भी होते हैं तथा होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो इस रिलेशन से वी डी इक्वल टू ये म्यू इक्वल टू स्मॉल ई टॉ अपॉन एम से हम छिद्रों की गतिशीलता म्यू एच होल्स के लिए है, होल्स का मतलब छिद्र होता है जो कि अर्धचालक में पाए जाते हैं, स्मॉल ई टॉ हो गया, टॉ एच हो गया, यह औसत समय अंतराल है, शीतलन काल है होल्स के लिए, छिद्रों के लिए, अपॉन एम एच का मतलब
होल्स का द्रव्यमान, छिद्रों का द्रव्यमान हो गया। तो म्यू एच इक्वल टू स्मॉल ई टाउ एच अपॉन एम एच। टाउ एच क्या है? होल्स के लिए छिद्रों का औसत समय अंतराल। एम एच क्या है? छिद्रों का, किसी छिद्र का द्रव्यमान है एम एच। तो ये गतिशीलता हो गई छिद्रों के लिए, ये छिद्रों की गतिशीलता हो गई, छिद्रों अर्धचालक में छिद्रों होल्स की गतिशीलता अब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होगी? किसी छिद्र की गतिशीलता हो गई, होल्स की गतिशीलता। और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए म्यू ई इक्वल्स टू ई आवेश है इलेक्ट्रॉन का, टाउ ई क्या है? औसत समय अंतराल है, शीतलन काल है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का औसत समय अंतराल या इलेक्ट्रॉन का शीतलन समय या शांति काल अपॉन एम ई क्या है? एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इस प्रकार गतिशीलता को, छिद्रों तथा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को शीतलन काल के साथ टाउ एच तथा टाउ ई के साथ संबंधित किया जा सकता है इस सूत्र के द्वारा, जो कि गतिशीलता तथा शीतलन काल के बीच संबंध है। म्यू इक्वल टू स्मॉल ई टाउ अपॉन एम, जो समीकरण 3 में व्यक्त किया गया है। अब इसका अंत में गतिशीलता का एसआई मात्रक, दो मात्रक दिए जा सकते हैं। एक तो म्यू इक्वल टू वी टी बाई ई, दैट इज अनुगमन चाल का सूत्र एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, और चार्ज का न्यूटन पर कूलम। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम, मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। तो मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड प्रति न्यूटन, दैट इज मीटर पर सेकेंड। कूलम के लिए सी हो गया और न्यूटन के लिए प्रति न्यूटन है तो न्यूटन -1। तो एसआई मात्रक गतिशीलता का हो गया मीटर प्रति सेकेंड कूलम पर न्यूटन। चूँकि अनुगमन चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम, तो इसलिए कूलम ऊपर जब चला जाएगा तो कूलम हो गया, और अपॉन में न्यूटन है तो न्यूटन इन्वर्स हो गया। और दूसरा मात्रक इसका हो सकता है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, और इसका होता है चाल का होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड बटा वोल्ट पर मीटर, तो मीटर फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार मीटर स्क्वायर पर सेकेंड प्रति वोल्ट। तो दूसरा मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति वोल्ट मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति वोल्ट, दैट इज मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन वोल्ट इनवर्स। तो ये दूसरा एसआई मात्रक हो गया गतिशीलता का। इस आधार पर, चूँकि वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और इसका विद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर भी होता है, और पहला मात्रक न्यूटन पर कूलम था, तो उस आधार पर मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन, और दूसरा मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर वेग का मीटर पर सेकेंड हो गया और इसका वोल्ट पर मीटर हो गया। तो मीटर -1 है अपॉन बटा में ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स प्रति वोल्ट, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स प्रति वोल्ट। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और यह ध्यान दिलाते हुए कि यह वीडियो 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।